प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। मुहूर्त ज्योतिष में मैं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं विवाह मुहूर्त निकालने की विधि की चर्चा करूंगा। विवाह मुहूर्त कैसे निकाला जाता है, किस महीने में विवाह करना उपयुक्त रहेगा, कौन से नक्षत्र रहेंगे, कौन सी तिथियां ग्रह हैं, आदि चर्चा मैं करूंगा। पर विषय क्रम में आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें। अगर आप अपनी या अपनों की जन्म कुंडली का बृहद प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं अथवा वर वधु की कुंडली का मिलान कराना चाहते हैं, किसी भी किस्म का ज्योतिषी परामर्श चाहते हैं, तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते ही 12 महीनों में 6 महीने विवाह के लिए उपयुक्त नहीं होते और 6 महीनों में विवाह होता है। तो जो विवाह के लिए ग्रह माह है, महीने हैं, उसमें ज्येष्ठ, माघ, फाल्गुन, बैसाख, मार्गशीर्ष, आषाढ़ महीनों में विवाह शुभ माने जाते हैं। विवाह मुहूर्त निकालने के लिए त्रिबल देखा जाता है। त्रिबल यानी 3 बल, गुरु बल, सूर्य बल और चंद्र बल। कन्या के लिए गुरु का विचार करते हैं, गुरु का बल देखते हैं, और वर का मुहूर्त निर्धारित करने के लिए सूर्य बल देखते हैं। वर और कन्या दोनों के लिए चंद्र बल देखते हैं, चंद्र का विचार करते हैं। विवाह में 10 दोष बताए गए हैं। लता, पात, युति, वेद, यामित्र, बाण पंचक, एकार्गल, उपग्रह, क्रांति साम्य, दग्धा तिथि आदि विवाह के 10 दोष बताए गए हैं। इन्हें पंचांग में रेखा के रूप में लिखा रहता है। तो जब मुहूर्त में किसी किस्म का कोई दोष नहीं रहता तो 10 रेखाएं होती हैं। यह सर्वाधिक सर्वोत्तम है। लेकिन 9 रेखा वाला भी मुहूर्त है तो भी यह सर्वोत्तम है, बढ़िया है, इसमें भी करना चाहिए। 8 में भी किया जा सकता है। जैसे जैसे अंक घटते जाते हैं 10 से, वैसे वैसे ग्राफ में गिरावट आ जाती है, शुभता का प्रभाव कम होने लगता है। 7 या 8 रेखाओं वाले मुहूर्त को मध्यम मुहूर्त कह सकते हैं। 6 रेखाओं वाले मुहूर्त तक विवाह किया जा सकता है। 6 या उससे कम वाली रेखाएं हैं तो वह मुहूर्त अशुभ और अधम माना जाएगा। विवाह मुहूर्त तो होता है पर वह उपयुक्त नहीं रहेगा। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि कन्या का विवाह मुहूर्त देखते वक्त गुरु बल देखा जाता है। आप जिस कन्या का विवाह मुहूर्त निकाल रहे हैं उस कन्या की कुंडली देखना पड़ेगा, और कुंडली में ये देखना पड़ेगा कि चंद्रमा कुंडली में किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा होगा वो कन्या की जन्म राशि होगी। तो सर्वप्रथम कन्या की राशि का पता करना चाहिए। मगर बहुत से लोग ऐसे हैं उनको अपनी राशि का पता ही नहीं है। ऐसी स्थिति में उनका जो प्रचलित नाम है उस प्रचलित नाम से ही जो है, प्रचलित नाम की जो राशि है उसके अनुसार जो है तो गुरु का बल देखना चाहिए। चंद्रमा जहां पर स्थित है वहां से गिनने पर गोचर में गुरु कन्या की राशि से 9वें भाव में, 5वें भाव में, एकादश भाव में, द्वितीय भाव में, 7वें भाव में गुरु स्थित है तो यह सर्वोत्तम माना जाएगा। यह बढ़िया श्रेष्ठतम मुहूर्त माना जाएगा। अगर गुरु जो है इन भावों में नहीं है, चंद्र राशि से, नाम राशि से अगर गुरु जो है 10वें भाव में है, 3रे भाव में है, 6ठे भाव में है या पहले भाव में है, जहां पर चंद्र स्थित है वहीं पर गोचर का गुरु भी स्थित है, तो यह मध्यम माना जाएगा। और इस मध्यम वाले में गुरु की पूजा करा करके विवाह संपन्न किया जा सकता है। लेकिन अगर चंद्र राशि से गुरु 4थे, 8वें और 12वें भाव में है तो यह अशुभ संकेत है। इसमें विवाह नहीं करना चाहिए, यह कन्या के लिए उपयुक्त नहीं हो। तो वर की कुंडली में वर की राशि से सूर्य का गोचर अगर 3रे भाव में, 6वें भाव में, 10वें भाव में या कि 11वें भाव में है तो वर के लिए सूर्य का सर्वोत्तम बल है, यह वर के लिए उपयुक्त है। इसमें जो है सर्वोत्तम मुहूर्त माना जाएगा। अगर इन भाव में गोचर में सूर्य नहीं है तो वर की राशि से पहले भाव में, दूसरे भाव में, 5वें भाव में,
9वें भाव में वर की राशि से सूर्य स्थित है तो इसे मध्यम कहेंगे और इसमें सूर्य की पूजा करा करके विवाह संपन्न किया जा सकता है। किंतु अगर वर की राशि से सूर्य जो है चौथे है, 8वें है, 12वें है तो यह अधम और अशुभ माना जाएगा। यह मुहूर्त जो है उपयुक्त नहीं है। कन्या के लिए गुरु का विचार, वर के लिए सूर्य का विचार और चंद्रमा का विचार वर और कन्या दोनों के लिए किया जाता है। इसी तरह से चंद्रमा का भी विचार करेंगे तो वर की राशि और कन्या की राशि से चंद्रमा तीसरे भाव में, छठे भाव में, सप्तम भाव में, दसम भाव में या कि एकादश भाव में है तो सर्वोत्तम माना जाएगा। यदि वर और कन्या की राशि से चंद्रमा का गोचर पहले, दूसरे, 5वें और 9वें भाव में है तो यह मध्यम माना जाएगा। इसमें चंद्रमा की पूजा करा करके विवाह संपन्न किया जा सकता है। किंतु अगर कुंडली में वर और कन्या की राशि से चंद्रमा चौथे, 8वें और 12वें है तो यह निकृष्ट और अधम माना जाएगा। यह वर्जित है और मुहूर्त यह वर और कन्या के लिए श्रेष्ठ नहीं है। तो इस गुरु बल को, सूर्य बल को और चंद्र बल को त्रिबल कहते हैं। जब देवगुरु बृहस्पति और शुक्र दोनों अस्त हों, इस कंडीशन में, इस अवस्था में विवाह संपन्न नहीं होते, विवाह संपन्न नहीं कराना चाहिए। आषाढ़ शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी तक भी विवाह से बचना चाहिए। विवाह में सर्वाधिक महत्व नक्षत्र का होता है। कई बार रिक्ता तिथियों में भी मुहूर्त होते हैं। जैसे चतुर्थी तिथि रिक्ता तिथि है या अशुभ मानी जाती है, लेकिन इस चतुर्थी तिथि का अगर शनिवार से संयोग बन जाए तो यह एक सिद्ध योग बन जाता है और इसका योग संयोग सफलता के लिए खास हो जाता है। विवाह में सर्वाधिक महत्व नक्षत्रों का है। 27 नक्षत्रों में 11 नक्षत्र जो है विवाह के लिए उपयुक्त हैं। रोहिणी, मृगशिरा, मघा, अनुराधा, तीनों उत्तरा यानी उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा साढ़ा और उत्तरा भाद्रपद, तीनों उत्तरा, स्वाति, हस्त, मूल और रेवती नक्षत्र विवाह के लिए उपयुक्त कहे गए हैं। वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला और धनु लग्न विवाह के लिए, फेरों के लिए सर्वोत्तम है। बाकी जो है लग्ने मध्यम है। अब मैं आपसे लेता हूं विदा शुभकामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।